Hello friends, I hope you're doing good. Let's get started with the current affair edition for today. ये आज की पहली न्यूज रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी में चल रही इन्फ्लेशन और उससे रिलेटेड रिलीज किया गया डेटा। तो इस न्यूज की बात करने से पहले आई होप आपको पता है कि रिटेल इन्फ्लेशन को इंडिया में मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम जल्द ही बात करेंगे। तो दिसंबर के महीने में इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.7% था और ये पिछले 4 महीनों में सबसे ज्यादा था। इस रिटेल इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा ड्राइवर यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स में से सबसे ज्यादा बढ़ने वाला कंपोनेंट था फूड प्राइसेस, जो दिसंबर में 9.5% बढ़े हैं। पर इस दिसंबर महीने में बढ़े कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बावजूद इस फाइनेंशियल ईयर के थर्ड क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाले क्वार्टर में ऑन एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन 5.4% था, जो कि आरबीआई की करी गई प्रोजेक्शन से यानी कि आरबीआई की करी गई प्रिडिक्शन से कम था। आरबीआई ने प्रेडिक्ट किया था कि इस क्वार्टर में इन्फ्लेशन रहेगा 5.6%। नाउ फ्रेंड्स, आई होप आपको पता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इन्फ्लेशन रेट से इन्फ्लुएंस होती है। अगर देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया जाता है, और अगर देश में इन्फ्लेशन कम हो तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इंटरेस्ट रेट्स को घटा दिया जाता है। तो अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में इंटरेस्ट रेट्स के आरबीआई के प्रोजेक्शन से कम होने के बावजूद भी ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगा। अब आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो भी करता है दैट्स रिमेन्स टू बी सीन। हम बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का एक ऑफिस है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हर महीने रिलीज किया जाता है। हम अपने एडिशंस में भी हर महीने इसी दिन इस न्यूज इवेंट को कवर करते हैं। इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर है 2012। मतलब 2012 को जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था उसको एज्यूम कर लिया जाता है 100, और उसके बाद जब भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मेजर किया जाता है तो उसको कंपेयर किया जाता है 2012 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, और फिर बोला जाता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कितनी ग्रोथ हुई है। बेस ईयर का ये मतलब होता है। फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होलसेल प्राइस इंडेक्स से काफी अलग होता है। ये रिटेल लेवल पर गुड्स और सर्विसेज के प्राइस लेवल को मेजर करता है, और जैसा कि हमने बोला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए यूज करती है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के काफी सारे कंपोनेंट्स हैं: फूड एंड बेवरेज, इंटॉक्सिकेंट्स, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट और मिसलेनियस कंपोनेंट। फ्रेंड्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की और डिटेल्स नोट्स में प्रेजेंट है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इन नोट्स को एक्सेस कर लें और वहां से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में और इस एडिशन के सभी और नोट्स को एक्सेस कर लें। फ्रेंड्स, हम एक और इकोनॉमिक कंसेप्ट की बात करते हैं। ब्रीफ में हम बात करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया में इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए किन किन टूल्स का यूज करता है। तो इंडिया में इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास 3 प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो हैं इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इंटरेस्ट रेट्स को मॉडिफाई करती है इस बेसिस पर कि इकोनॉमी में कैसी इन्फ्लेशन चल रही है। दूसरा जो टूल आरबीआई के पास है वो है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई सीआरआर और एसएलआर का यूज करती है बैंक्स में लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए कि बैंक्स के पास कितना लिक्विड है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन जो आरबीआई का तीसरा इंस्ट्रूमेंट है, इससे आरबीआई ओपन मार्केट में यानी कि रिटेल लेवल पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचकर और खरीदकर लिक्विडिटी को मैनेज करती है। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर हमने सिर्फ इन टॉपिक्स की बात की है। फ्रेंड्स, फिलहाल हमने इन टॉपिक्स पर डिटेल में बात नहीं की है, पर इन तीनों पर डिटेल में नोट्स नोटबुक में प्रेजेंट है। आप वहां से इनको एक्सेस कर लें। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है जुडिशरी से।
जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली पास किए गए इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के बिल के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्वेशन की जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पता है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 को पास किया है। इस लॉ में गवर्नमेंट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए एक कमिटी को अपॉइंट किया है कि इलेक्शन कमीशन के इन ऑफिशियल्स को अपॉइंट करने के लिए इन कमिटी की रिकमेंडेशन को माना जाएगा। और गवर्नमेंट ने ओरिजिनली इस बिल को पास किया था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसी कोई कमिटी नहीं है और गवर्नमेंट जल्द से जल्द ऐसी एक कमिटी को अपॉइंट करे। फिर इस बिल को पास किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी और इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। पर गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए इस लॉ ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर दिया है एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से। जब ये लॉ पास हुआ था उस समय इस लॉ को काफी क्रिटिसाइज किया गया था ये बोलकर कि ये अपॉइंट की गई कमेटी इंडिपेंडेंट नहीं है, इसमें गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट करने की। तो इसी रीजन से इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ये बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को रोक दे। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस न्यूज, अब इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हमारे पास ऐसे रीजन इस समय नहीं है कि हम इस लॉ की इंप्लीमेंटेशन को रोक दें। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने गवर्नमेंट से पूछा है कि वो पिटिशनर्स के सवाल का जवाब दें, जिन जवाब को अब ये बेंच एक बार फिर से कंसीडर करेगा और फिर शायद अपने फाइनल ऑर्डर को पास करेगा। अब इस हियरिंग में भी जो भी होता है दिस रिमेन्स टू बी सीन। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज एक माइनर न्यूज है और है उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था जब उत्तर प्रदेश की एक स्कूल की क्लासरूम में एक टीचर उस क्लास के एक मुस्लिम स्टूडेंट को बाकी और स्टूडेंट से स्लैप करवाती हैं, यानी कि बाकी और बच्चों से बोलती हैं कि आप एक एक करके इस स्टूडेंट को थप्पड़ मारें। अब फ्रेंड्स, उस समय इस इंसिडेंट की वीडियो काफी वायरल हुई थी एंड दिस इंसिडेंट वाज वेरी क्रिटिसाइज्ड। उसके बाद इस टीचर पे और इस स्कूल पर एक्शन भी लिया गया था और इस इंसिडेंट को लेकर एक केस सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि इस इंसिडेंट के जिम्मेदार है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टली ब्लेम्ड द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने उनके रिकमेंडेशंस पर एक्शन नहीं लिए। सुप्रीम कोर्ट में यह भी बोला जाता है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इस केस में जो एफआईआर को फाइल किया है वो एफआईआर भी वाटर्ड डाउन है, मतलब उसमें जो चार्जेस हैं उनको डाइल्यूट कर दिया गया है। मतलब जहां पर सीरियस ऑफेंसेस के चार्जेस को फाइल किया जाना था वहां पर काफी छोटे छोटे ऑफेंसेस को फाइल किया गया है। कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे लॉयर बोलते हैं कि ये स्कूल एक प्राइवेट स्कूल था, पर सुप्रीम कोर्ट में इस आर्ग्यूमेंट को लेकर बोला जाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द स्टेट शुड बी कंसर्न्ड कि ऐसा इंसिडेंट हुआ कैसे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले इस केस को वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स बोलकर भी डिस्क्राइब किया है। ना फ्रेंड्स, ये न्यूज इतनी इवेंटफुल तो नहीं है, बट सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप इस केस स्टडी को यूज कर सकते हैं अपने एथिक्स की आंसर राइटिंग में। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से और है काजीरंगा नेशनल पार्क से। तो आसाम में बेस्ड काजीरंगा नेशनल पार्क में बर्ड सेंसस की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पता चला है कि इस साल काजीरंगा नेशनल पार्क में माइग्रेटरी बर्ड्स में 27% इंक्रीज हुआ है। इस साल काजीरंगा नेशनल पार्क में हुए इस सेंसस में 84,839 बर्ड्स को सेंसस किया गया है, जो कि पिछले साल इसी समय किए गए सेंसस के मुकाबले 18,083 बर्ड्स ज्यादा है। फ्रेंड्स, काजीरंगा नेशनल पार्क इस समय इंडिया में वाटर बर्ड्स के लिए टॉप 5 हैबिटेट्स में से एक है। अब हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। फ्रेंड्स, आई होप आपको इंडिया का ये मेजर आइकॉनिक नेशनल पार्क, जो कि वन हॉर्न राइनोसोरस का एक सेफ हेवन है, उसके बारे में आपको पता होगा।
यहां पर हम इसकी ब्रीफ में बात करेंगे। इसकी इलैबोरेट नोट्स नोटबुक में प्रेजेंट है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क एज वी सेड आसाम में लोकेटेड है। ये एक गवर्नमेंट नोटिफाइड नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है जो टैग बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देती है। फ्रेंड्स, आसाम में काफी सारे नेशनल पार्क्स हैं, उनकी डिटेल्स भी नोट्स में प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की शान वन हॉर्न राइनो की। तो वन हॉर्न राइनो, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। फ्रेंड्स, आप जब कभी भी किसी भी बायोडायवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, आपको कुछ चीजें जरूर पता होनी चाहिए, जैसे कि उस स्पीशीज का IUCN स्टेटस क्या है, और दूसरी डिटेल कि वो स्पीशीज कहां पर पाई जाती है, कि उसका हैबिटेट क्या है और उसकी रेंज क्या है। तो वन ऑन राइनो, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। इंडिया में ये वन ऑन राइनो सिर्फ 3 स्टेट्स में पाया जाता है, मेजरली असम में, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी तादाद में वेस्ट बंगाल में और उत्तर प्रदेश में भी। इंडिया से बाहर ये नेपाल में पाया जाता है। फ्रेंड्स, 2018 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग असम में वन ऑन राइनो की पॉपुलेशन थी 2650, उत्तर प्रदेश में केवल 34 और वेस्ट बंगाल में 279। फ्रेंड्स, अब हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक की बात करते हैं, रामसर कन्वेंशन की। अब ये रामसर कन्वेंशन, जिसको वाटरफॉल कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, बट इसका पॉपुलर नाम रामसर कन्वेंशन ही है। इसका मिशन है ग्लोबल लेवल पर वेटलैंड्स को प्रिजर्व करना, और अपने प्रिजर्वेशन के गोल में ये इंटरनेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर कोऑपरेशन को बनाती है। इंडिया में फ्रेंड्स काफी सारी रामसर साइट्स हैं, आपको उन सभी रामसर साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, नोट्स में जल्द ही एग्जामिनेशन से पहले श्योरली इंडिया की सभी रामसर साइट्स को, सभी टाइगर रिजर्व्स को, सभी बायोस्फीयर रिजर्व्स को और सभी ऐसे लिस्ट को इंक्लूड कर दिया जाएगा। अब हम एक और टॉपिक की बात करते हैं जो माइग्रेटरी बर्ड से ही रिलेटेड है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। तो ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एक माइग्रेशन रूट है वाटर बर्ड्स के लिए। ये रूट एक्सटेंड करता है नॉर्थ में लोकेटेड साइबेरिया से एशिया, इंडिया, मालदीव्स और ब्रिटिश इंडियन ओशन तक। फ्रेंड्स, ये माइग्रेटरी बर्ड्स जनरली साइबेरिया में रहते हैं नॉर्थ में, पर जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होती है तब वहां पर टेम्परेचर काफी गिर जाता है। उस समय पर ये बर्ड्स माइग्रेट करते हैं साउथ में, एशिया की तरफ, इंडिया की तरफ, मालदीव्स की तरफ और ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की तरफ। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर से। इसका कॉन्टेक्स्ट है 22 जनवरी को अयोध्या में राम टेम्पल का होने वाला इनॉग्रेशन। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि 22 जनवरी को होने वाले इनॉग्रेशन के लिए, जिस इनॉग्रेशन को वो ही करेंगे, इस इनॉग्रेशन के प्रिपरेशन के लिए उन्होंने एक 11 दिन के रिचुअल को शुरू किया है। इस रिचुअल का नाम है यम नियम, जो कि भगवत गीता में मेंशन है और इंडिया के एंशिएंट एरा के ऑथर पतंजलि की टेक्स्ट में भी मेंशन है। ये यम और नियम महर्षि पतंजलि के द्वारा योगा के 8 भाग में से पहले 2 भाग हैं। यम, जो योगा का पहला भाग है, इसमें 5 एथिकल प्रिंसिपल्स की बात की गई है जिनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑब्जर्व करेंगे। पहला प्रिंसिपल है अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा प्रिंसिपल है ट्रूथफुलनेस, यानी कि झूठ ना बोलना। तीसरा एथिकल प्रिंसिपल है अस्तेय, यानी कि नॉट स्टीलिंग, कुछ चोरी ना करना। चौथा एथिकल प्रिंसिपल है ब्रह्मचार्य, एब्स्टिनेंस। और 5वां एथिकल प्रिंसिपल यम के अकॉर्डिंग है अपारिग्रह, नॉन एक्यूमुलेशन, यानी कि पैसे को ना जोड़ना और किसी और ऐसी मटेरियल चीज को एक्यूमुलेट ना करना। और नियम में जो एथिकल प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड हैं वो हैं शौच, यानी कि क्लीनलीनेस, अंदरूनी और बाहर की भी। संतोष, यानी कि कंटेंटमेंट। तपस, यानी कि पेनेंस। स्वाध्याय, यानी कि सेल्फ स्टडी। ईश्वर प्रणिधन, यानी कि सरेंडर टू द डिवाइन, द हायर पावर। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अगले 11 दिन के लिए इन सभी एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे। अब इस इवेंट से एसोसिएटेड हम बात करते हैं ऑथर पतंजलि की।
सेज पतंजलि एग्जिस्ट करते थे 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 4th सेंचुरी सी के बीच में। अब इनके एग्जिस्टेंस की एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी तो नहीं है, बट ये एक रफ एस्टिमेशन है। तो पतंजलि, जिनको ऑफन फादर ऑफ योगा बोलकर भी जाना जाता है, इन्होंने एंशियंट टेक्स्ट योग सूत्र को ऑथर किया था, जो कि योगा फिलॉसफी का फाउंडेशनल टेक्स्ट है। फ्रेंड्स, आई होप आपको इंडिया के 6 एंशियंट स्कूल ऑफ फिलॉसफीज के बारे में भी पता है। अगर नहीं पता तो पढ़ लें, और ये डिटेल्स नोट्स में आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में प्रेजेंट है, आप वहां से इनको एक्सेस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पतंजलि ने ग्रामर की भी फर्स्ट टेक्स्ट दी थी, जिसका नाम है अष्ट अध्याय। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है मुंबई से। ये एक स्टेट बेस्ड न्यूज है, बट स्टिल वी आर कवरिंग इट। तो मुंबई में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया की लॉन्गेस्ट सी ब्रिज, जिसका नाम है अटल सेतु, इसको इनॉग्रेट किया है। इस अटल ब्रिज को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है। ये 21.8 किलोमीटर का ब्रिज मुंबई और नवी मुंबई के बीच की ट्रैवल टाइम को फिलहाल के 2 घंटे से घटाकर 20 मिनट कर देगा। इस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडिया को जापान ने भी असिस्ट किया है, और कल इस ब्रिज को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड एक टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है। हम पहले इस टेलीस्कोप की ही बात करते हैं। ये 30 मीटर टेलीस्कोप, जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है 2015 से, जिसकी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है वहां पर इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट की वजह से। कंस्ट्रक्शन के बाद ये 30 मीटर टेलीस्कोप दुनिया का सबसे बड़ा विजिबल लाइट टेलीस्कोप होगा। ये लोकेटेड है यूनाइटेड स्टेट्स के हवाई के एक आइलैंड पर, जहां पर इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर वहां की लोकल कम्युनिटी काफी प्रोटेस्ट कर रही है। तो फ्रेंड्स, इसके कंस्ट्रक्शन में इंडिया का भी एक कंट्रीब्यूशन है। इंडिया इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू दिस प्रोजेक्ट। तो अब इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस की एक टीम यूनाइटेड स्टेट्स के हवाई को विजिट करेगी। अब उनके विजिट से जो भी होता है, दिस रिमेन्स टू बी सीन। अभी के लिए इस न्यूज में इतना ही है। आप अपने नोट्स में 30 मीटर टेलीस्कोप को इंक्लूड कर लें। फिलहाल हमने 30 मीटर टेलीस्कोप पर ब्रीफ में बात की है, नोट्स में इस पर एलैबोरेट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू दिस नेक्स्ट न्यूज। ये न्यूज रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन से। तो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने इन्फ्लेशन डाटा के साथ साथ इंडिया के इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को भी रिलीज किया है। तो इसके डेटा के अकॉर्डिंग नवंबर महीने में इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिसको आईआईपी से मेजर किया जाता है, वो केवल 2.4% थी, जो कि पिछले 8 महीनों में अब तक सबसे कम है। नवंबर से पहले अक्टूबर में इंडिया की ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.6% थी। फ्रेंड्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के 23 सेगमेंट में से केवल 6 ही सेगमेंट ऐसे हैं जिन्होंने नवंबर महीने में ग्रोथ को रजिस्टर किया है। बाकी सभी सेक्टर्स में ग्रोथ नेगेटिव में रही है। अब हम बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की। फ्रेंड्स, इस इंडिकेटर को भी कुछ और इंडिकेटर्स की तरह हर महीने रिलीज किया जाता है। ऐसे और कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हर महीने रिलीज किए जाते हैं? जैसे कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अमंग अदर्स। फ्रेंड्स, इस इंडेक्स को रिलीज करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का एक ऑफिस है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं, ये IIP इंडिया में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मेजर करता है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के 3 सेक्टर्स हैं। पहला है माइनिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी। अब इन मेजर कंपोनेंट्स के भी सब कंपोनेंट्स हैं। फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से। इसका कॉन्टेक्स्ट है रेड सी में हो रहे यमन बेस्ड हुती के अटैक्स। तो उन अटैक से अब डील करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम ने मिलकर यमन बेस्ड हुती पर अटैक्स किए हैं। अब ये यमन बेस्ड हुती रेड सी से पास होने वाले कमर्शियल ट्रैफिक पर क्यों अटैक कर रहे हैं,
आई होप आपको ये पता है, क्योंकि हम अपने एडिशंस में पहले काफी बार इसकी कॉन्टेक्स्ट पर बात कर चुके हैं। ब्रीफली बोले तो यमन बेस्ड हुथीज का कहना है कि गाजा में बेस्ड पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन पर हो रहे अटैक्स जस्टिफाइड नहीं है, तो ये हमारा तरीका है अपने एंगर को एक्सप्रेस करने का। अब उनके इस एक्शन से पूरा ग्लोबल शिपिंग ट्रैफिक डिसरप्टेड है, और खासकर यूरोप का शिपिंग ट्रैफिक जो कि गुजरता है रेड सी से होते हुए सुएज कनाल से। अब इसी इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन से भी बात की है। इंडिया इस इवेंट पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो रही बातचीत में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, पर इंडिया का पार्टिसिपेशन इन डिस्कशंस में इस समय केवल एक लिसनिंग रोल की तरह है। मतलब इंडिया वहां पर केवल प्रेजेंट है और अपनी तरफ से फिलहाल कोई इनपुट नहीं दे रहा है। यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ने इन जॉइंट स्ट्राइक्स के कॉन्टेक्स्ट में बोला है कि उनकी ये स्ट्राइक्स यूनाइटेड नेशंस के चार्टर प्रिंसिपल से अलाइंड है, क्योंकि उन्होंने यमन बेस्ड हुथी पर ये अटैक्स किए हैं एज अ सेल्फ डिफेंस। फ्रेंड्स, अब हम ब्रीफली यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इस सिचुएशन से डील करने के लिए बनाई गई अलायंस ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन की बात करते हैं। तो रेड सी में हो रहे इन अटैक से डील करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ने 18 दिसंबर 2023 को 20 और मेंबर कंट्रीज के साथ मिलकर, इन मेंबर कंट्रीज में इंक्लूडेड है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, डेनमार्क, ग्रीस, नेदरलैंड्स, नॉर्वे और बाकी और गवर्नमेंट्स जो एनोनिमसली इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने अपने नाम को पब्लिक नहीं किया है। ये सभी गवर्नमेंट्स हूथी बेस्ड यमन के एक्शंस को रोकना चाहती हैं, क्योंकि उनके इस एक्शन से उनकी इकोनॉमी पर इंपैक्ट हो रहा है। दिस ओपीएस इज अ मल्टीनेशनल कोएलिशन रिस्पॉन्डिंग टू द हूथी लेड अटैक्स ऑन शिपिंग्स इन द रेड सी। फ्रेंड्स, से आज का एडिटोरियल है, ये रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमी से। इसका कॉन्टेक्स्ट है कल इस एडिशन में इंक्लूड किया गया न्यूज आर्टिकल, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अब तक इस साल के सेट किए गए 81% टारगेट को अचीव कर लिया है, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में अब तक 19.4% ज्यादा है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट का इस साल का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन काफी हेल्दी है, और कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर इसी रेट से ये टैक्स कलेक्शन चलता रहेगा तो ये बजट में सेट किए गए टारगेट से 18% ज्यादा होगा। फ्रेंड्स, इस साल जीएसटी कलेक्शंस भी काफी हेल्दी है, और गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू भी काफी हेल्दी है। गवर्नमेंट को आरबीआई से इस साल काफी अच्छे डिविडेंड्स मिले हैं, और ओवरऑल एक्सपेक्टेड है कि इस साल गवर्नमेंट के रेवेन्यू बजट में सेट किए गए एक्सपेक्टेशन से, बजट में सेट किए गए टारगेट से ज्यादा होने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये एक काफी रेयर केस है। जनरली गवर्नमेंट के रिसीट्स के केस में टारगेट्स मीट नहीं होते हैं, पर इस साल एक्सपेक्टेड है कि ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट अपने किए गए टारगेट को अच्छे तरीके से अचीव करेगी। अब इस कॉन्टेक्स्ट में इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि क्योंकि गवर्नमेंट इस साल अपने टारगेट को कंफर्टेबली अचीव करेगी, इस अचीवमेंट से गवर्नमेंट को अपने फिस्कल कंसोलिडेशन एफर्ट में काफी मदद मिलेगी। फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब गवर्नमेंट की कोशिश कि वो अपने एक्सपेंसेस और रिसीट्स के केस में जिम्मेदार रहे, टारगेट्स को अचीव करे। पर इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि टैक्स रिसीट्स एक्सपेक्टेशन से ज्यादा होने के बावजूद भी एक्सपेक्टेड है कि इंडिया अपने 5.9% ऑफ जीडीपी के सेट किए गए फिस्कल डेफिसिट टारगेट को ब्रीच कर देगी। फ्रेंड्स, आई होप आपको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट का पता है, जिस एक्ट में ये रूल स्टेटेड है कि गवर्नमेंट को हर साल अपने फिस्कल डेफिसिट का टारगेट बताना पड़ेगा और उसको फिर अचीव करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो इस साल गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट के 5.9% के टारगेट को सेट किया था, पर एक्सपेक्टेड है कि इन हेल्दी टैक्स कलेक्शन के बावजूद भी ये टारगेट ब्रीच हो जाएगा। मतलब गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को मीट नहीं कर पाएगी। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि ये रेवेन्यू में हुआ सरप्लस गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो अपने टैक्स रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर सके, टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई कर सके, कॉरपोरेशंस के लिए, कंपनीज के लिए
और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए। इस पीस के ऑथर फिर टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म्स सजेस्ट करते हैं। वो सजेशन है काफी सारे प्रेजेंट टैक्स रेट्स को जोड़कर कुछ थोड़े से टैक्स रेट कर देना जो कि कम हो या फिर एक सिंगल टैक्स रेट हो। गवर्नमेंट के द्वारा डिडक्ट किए जाने वाला TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स TCS को कम कर देना, और गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन सिटीजन्स का इंडिया के बाहर किए जाने वाले खर्चे पर लगाई जाने वाली लेवी को भी एलिमिनेट कर देना। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले न्यू इनकम टैक्स रिजीम को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को एक नई स्कीम दी थी कि वो टैक्स भरते समय कोई एग्जेम्पशंस डिमांड नहीं कर सकते, और ऐसा करने से उनको फिर एक फ्लैट टैक्स रेट भरना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस न्यू इनकम टैक्स रिजीम के बारे में इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इस रिजीम को लोगों ने अपनाया है और इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि इस नए रिजीम में टैक्स के रेट कम है और पेपर वर्क भी कम है। तो इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि इसी तरीके के और टैक्स रिफॉर्म्स भी गवर्नमेंट को करने चाहिए। और इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी टैक्सेशन पॉलिसी से ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे टैक्स पेयर बेटर लाइफ चॉइसेस करें, जैसे कि रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करें या हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है अगर वो इन इन्वेस्टमेंट्स पर टैक्स पेयर्स को छूट दे, तो टैक्स पेयर अपने टैक्स को बचाने के लिए रिटायरमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी पॉजिटिव चीजों में इन्वेस्ट करेंगे जो कि इस पूरे देश के लिए बेनिफिशियल है। इस पीस के ऑथर बोलते हैं कि फिलहाल हेल्थ इंश्योरेंस पर लगाए जाने वाला 18% टैक्स को भी रिकंसिडर करना जायज है, क्योंकि उससे लोअर और मिडिल क्लास पर बहुत इंपैक्ट होता है। फिर इस पीस के ऑथर कंक्लूड करते हैं ये बोलकर कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये इंडिकेशन दी है कि इस बजट सेशन में पास होने वाला इंटरिम बजट क्या होता है इसकी हम बात कर चुके हैं। इस इंटरिम बजट में, जो कि एक छोटे से 2 महीने के पीरियड के लिए होगा, उसमें कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं होने वाली है, और पॉलिसी मेकर्स इस वजह से और टैक्स में होने वाले हेल्दी कलेक्शन की वजह से नई गवर्नमेंट बनने के बाद फिर और रिफॉर्म्स ले सकेंगे। अब दिस ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। See you tomorrow in the next edition. Goodbye. Next edition. Goodbye. Next edition. Goodbye.